हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो तटस्थता वक्र का जन्म हुआ, प्रोफेसर मार्शल ने जिन मान्यताओं के आधार पर उपयोगिता को मापने की विधि प्रस्तुत की, उसकी त्रुटियों के परिणाम स्वरूप तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जन्म हुआ। ठीक, तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रारंभ 1881 में अंग्रेजी अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया था। बाद में 1906 में इटालियन अर्थशास्त्री पैरोटे ने एजवर्थ की रीति को अपनाया। इसके आधार पर उन्होंने मांग की विवेचना की। पैरोटे की ही एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि उपयोगिता एक मानसिक तत्व है जिसे केवल वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। यह हमेशा ही स्थिर नहीं रहती, परिणाम स्वरूप इसका संख्यात्मक माप भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 1915 में एक रूसी अर्थशास्त्री स्टुलस्की ने पैरोटो की इस विधि की व्याख्या की थी, परंतु रूसी भाषा में होने तथा प्रथम विश्व युद्ध की उथल पुथल के कारण उस व्याख्या को विशेष महत्व नहीं मिल पाया। उसके बाद 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्थता विश्लेषण की विस्तार से व्याख्या दी थी। इस कार्य में प्रोफेसर हिक्स ने सीमांत उपयोगिता के स्थान पर स्थानापन्न दर शब्द का प्रयोग किया। उनके विचारानुसार सीमांत उपयोगिता का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। ठीक, प्रोफेसर हिक्स ने लिखा कि उपयोगिता एक खरास नियम के स्थान पर प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का सिद्धांत प्रयोग करना केवल भाषांतर नहीं, वरन इस सिद्धांत की नींव पर एक धनात्मक या ठोस परिवर्तन है। ये तो था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थता वक्र की हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी। अब हम ये जानते हैं कि तटस्थता वक्र होता क्या है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि तटस्थता वक्र होता क्या है। किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्रदान होती है, वही क्या कहलाता है, तटस्थता वक्र या उदासीन वक्र कहलाते हैं। जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले, उदासीन वक्र कहलाता है। ठीक, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो, एक तरफ है हमारे एक्स एक्सेस यानी कि एक्स वस्तु, एक्स गुड्स, और दूसरी साइड हमारे वाई गुड्स। ठीक, तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि जब हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक, x वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो y वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जब उपभोक्ता उदासीन वक्र पर बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। इसी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उपभोक्ता का उदासीन वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कि कन्वेक्स होता है। समझ में आ गया होगा। ये क्या था, हमारा इंडिफरेंस कर्व था। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी उसमें क्या मिलती है, सभी मात्राओं में समान संतुष्टि मिलती है। उदासीन वक्र में सभी बिंदुओं पर ये क्या है, I1, I2 और I3, इन सभी बिंदुओं पर हमें क्या मिलती है, समान संतुष्टि प्रदान होती है। एक्स गुड्स हैं, ये वाई गुड्स हैं। अगर हम एक्स गुड्स की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो हमें क्या होगा, वाई गुड्स की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। यही क्या है, तटस्थता वक्र विश्लेषण है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेके स्तंभ, इन्होंने कहा है कि यह वस्तुओं की मात्रा के उन संयोगों का बिंदु पथ है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ यानी उदासीन रहता है।
इसीलिए इसे तटस्थ वक्र कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, यह वस्तु की मात्राओं का संयोग बिंदु है जिसके प्रति व्यक्ति को क्या होता है, उदासीन रहता है, यानी कि उनको संतुष्टि प्रदान होती है। उनका कहना ये है कि उन जो वस्तु बिंदु की मात्रा है उनसे क्या होता है, व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान होती है। दूसरी डेफिनेशन हम देख लेंगे केई वोल्डिंग के अनुसार। समान अनुराग दिखाने वाली वक्र रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती है। जैसे ये हैं, समान अनुराग दिखा रहे हैं, ठीक, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोग को व्यक्त करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो उदाहरण के लिए मोहन को निम्नलिखित में से कुछ भी देना पड़े उसे समान संतुष्टि मिलती है। जैसे 10 बेर और 1 अमरूद, 8 बेर और 2 अमरूद, उनको क्या करते हैं, बराबर संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसीलिए जो ये तटस्थ वक्र रेखाएं होती हैं ये ना एक दूसरे से अच्छी होती हैं ना ही बुरी होती है। ये केई बोल्डिंग के अनुसार उनकी तटस्थ वक्र की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले उनकी मान्यता है विवेकपूर्ण उपभोक्ता, यानी कि इस विश्लेषण की पहली मान्यता यह है कि उपभोग करते समय उपभोक्ता विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये हुआ, सचमुच में ही अधिकतम संतुष्टि मिलना तभी संभव है जबकि उपभोक्ता सोच समझकर कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु पर व्यय करे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। वो सोच समझकर किसी वस्तु का उपभोग करे जिससे हमें क्या हो, अधिक उपयोगिता प्राप्त हो, वही क्या कहलाएगा, विवेकपूर्ण उपभोक्ता कहलाएगा। दूसरा है हमारा विभाजित एवं समरूप वस्तुएं, यानी कि उदासीन वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वह ऐसी वस्तुएं हैं जिनको छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तुएं होती हैं उनको हम 2 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तीसरा जो इसका मान्यता है वो है बाजार का ज्ञान। उदासीन वक्र विश्लेषण की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता को संपूर्ण बाजार का ज्ञान होना चाहिए। उपभोक्ता को इस बात की जानकारी की हो कि कौन सी वस्तु कहाँ और किस मूल्य में मिल रही है। मार्केट होती है, मार्केट में कोई भी वस्तु का अलग अलग प्राइस, हालांकि हर किसी का प्राइस क्या होता है, एक समान होता है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं एक दुकान में सस्ती मिल रही है तो दूसरी दुकान में वो क्या होती है, महंगी मिल रही है। इसीलिए जो उपभोक्ता होता है उसे क्या होना चाहिए, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चौथा इसका पॉइंट है संयोगों के महत्व की जानकारी। प्रत्येक उपभोक्ता को इस बात की जानकारी होती है कि उसे किस संयोग से कितनी उपयोगिता मिल रही है, अर्थात संयोग में परिवर्तन करने पर उनसे प्राप्त उपयोगिता में कितनी घटबढ़ हो रही है। यानी कि हर उपभोक्ता ये जानता है कि हमें कौन सी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है। ठीक, तो ये तो थी संयोग के महत्व की जानकारी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण तृप्ति का अभाव। उपभोक्ता भी किसी भी वस्तु के उपभोग में पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर नहीं पहुंचा, इसीलिए वह वस्तु की कम मात्राओं की अपेक्षा अधिक मात्राओं को अधिक उपयोगी समझकर अधिक प्रसन्न करता है। यानी कि एक मानव का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए वो उपभोक्ता क्या करता है, कम वस्तु की मात्रा की अपेक्षा अधिक मात्राओं को क्या समझता है, उपयोगी समझकर उनको खरीदता है। वो सोचता है कि इन वस्तुओं से मुझे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान होगी, इनसे जो ज़्यादा होगी करके वो क्या करता है, अधिक मात्रा में वस्तु का उपभोग करता है या क्रय करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सकर्मकता, यानी कि ट्रांसबिलिटी। इस मान्यता का अर्थ है कि यदि एक उपभोक्ता के लिए ए की अपेक्षा बी संयोग अधिक संतुष्टिदायक है तो बी की तुलना में वह सी से अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, तो सी का संतोष निश्चित है कि एक ए से अधिक होगा, अर्थात यदि बी ग्रेटर देन ए और सी ग्रेटर देन वी तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन वी होगा। यानी कि
अगर हम किसी वस्तु से संयोग प्राप्त करते हैं तो वो सोचे क्या होगा, ए की अपेक्षा बी में ज़्यादा संतुष्टि होगी और बी की अपेक्षा सी में ज़्यादा संतुष्टि होगी और ए की अपेक्षा क्या होगी, बी में ज़्यादा संतुष्टि प्रदान होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव में संगति। तटस्थता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता के व्यवहार में संगति मानकर चलता है। इसका यह अर्थ है कि यदि वस्तु के ए संयोग का संतोष बी संयोग की अपेक्षा आज अधिक है तो वह कल भी रहेगा। दूसरे शब्दों में संतोष की दृष्टि से ए हमेशा बी से अधिक ही रहेगा, बी कभी भी ए से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात वी ग्रेटर देन ए, वी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन ए। ठीक, यानी कि जो संतुष्टि हमें ए से प्रदान होती है वो बी से नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट है हमारा घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। तटस्थता वक्र विश्लेषण यह भी मानकर चलता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु जैसे y के लिए दूसरी वस्तु x की मात्रा का प्रतिस्थापित करता है वैसे वैसे वह x के लिए y की अपेक्षा पहले कम मात्रा छोड़ने के लिए तैयार होता है। क्या ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब ये हुआ कि यदि हम x वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।